हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन बनकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इस पे पीओ का आउट हो गया है एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे गए हैं इस बार। तो पहले हम आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद में क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है उसके बारे में। तो पे अटेंशन बहुत क्लियरली, कैसे टैकल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ढंग से एक बार अच्छे से हम इस चीज़ को देखेंगे एंड आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं जनरली नोटिफिकेशन की इतनी बात नहीं करता हूँ चैनल पे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है तो आई थिंक मेरे को भी बात करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए। हर नोटिफिकेशन की आई डोंट टॉक जनरली, बट ये बहुत बड़ा चेंज है, सो वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। ओके, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जहाँ पे 2000 वैकेंसीज आती थी, ठीक है, कितनी, 2000, जहाँ पे 2000 वैकेंसीज आती थी, वहीं पे अब वो वैकेंसीज एकदम से हो गई है 600। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज इन्होंने डाउन कर दी है। नो आइडिया क्यों करी है, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ चीज़ें, तो एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है एसबीआई क्लर्क में वैकेंसीज ज़्यादा देना, ठीक है। और एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि आपने नोटिस करा होगा आईबीपीएस ने इस बार कुछ जगहों पे एलबीओ एग्ज़ाम निकाला था स्टेट वाइज। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एसबीआई भी एलबीओ की वैकेंसीज अनाउंस कर सकता है। पहली बात तो ये, और ये वैकेंसी ज़्यादातर कहाँ अनाउंस होती है, साउथ स्टेट्स में, तो हो सकता है इस वजह से भी कम हुई है। खैर, अभी हम करेंगे बात नोटिफिकेशन की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले, ओके, इसको हम क्लीन कर लेते हैं एक बार, एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले कैसे भरना है, कैसे, वो सारी पुरानी प्रोसेस है। जल्द नोटिफिकेशन की डेट आउट हो ही गई है, हमको 27 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक का भरने का टाइम मिलेगा, तो आप डेफिनेटली भर सकते हो। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आती है वो है कि एग्ज़ाम कितने फेजेस में होता है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 1 जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, फ़ेज़ 2 जिसको हम मेंस बोलते हैं, और फ़ेज़ 3 होता है, इसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। जब फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू में पहुंचा था, तो ये सब चीज़ें सेम थी, एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। साइकोमेट्रिक टेस्ट मेरा भी हुआ था, ग्रुप एक्सरसाइज मेरी भी हुई थी, इंटरव्यू मेरा भी हुआ था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, अलग बात है। तो इस बार चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बट एक चीज़ आपको मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि चेंजेस ज़्यादा होने की वजह से सबसे बड़ा चेंज क्या आने वाला है, वो आने वाला है कंपटीशन रिड्यूस होगा, ठीक है। कंपटीशन जो है वो गिरेगा, कम बच्चे फॉर्म भरेंगे, ये वाला देखना, आप खुद देखोगे, आप ये समझोगे। एंड जायज़ भी है बच्चों को फॉर्म, मतलब क्यों परेशान होना, एकदम से पैटर्न चेंज होता है। कोई कहेगा कि एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ को साथ में टैकल करें, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, टैकल करा जा सकता है। लेकिन आप एक और चीज़ समझो कि अभी आपके हाथ में एसबीआई क्लर्क जैसा मौका है, इससे ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज नहीं निकलेगी, आने वाले कितने भी सालों में शायद नहीं निकलेगी। जो वैकेंसीज 14 के अनाउंस हुई है, इतनी वैकेंसीज नहीं लगेगी। अगर आप पूरा का पूरा फोकस अपना एसबीआई क्लर्क पे रख सकते हो तो रखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये प्रिपरेशन अलग चीज़ डिमांड करती है, थोड़ी सी, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन जाता है, थोड़ा सा लेवल भी ज़्यादा जाता है। अगर आप एस बी आई पी ओ को ही टारगेट लेके चल रहे हो और फिर एस बी आई क्लर्क देते हो, तो बात अलग होती है, ठीक है। एस बी आई पी यू की जो फिक्स तैयारी कर रहा है ना बच्चा, वो एस बी आई क्लर्क दे सकता है, स्कोर कर सकता है। लेकिन एस बी आई क्लर्क टू पी ओ में जाने में जान निकलेगी, और उल्टा यहाँ भी आप रिड्यूस कर लोगे अपने मार्क्स। तो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदली है एस बी आई पी ओ में, काफ़ी ज़्यादा, है ना। आगे इसकी बात कर लेते हैं हम फटाफट। एक तो मेरे को यूज़ भी कम करना आता है, यूट्यूब वगैरह, खैर सीख जाऊँगा शायद धीरे धीरे। खैर आ जाओ, नीचे आते हैं, अब नीचे चलते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक मैंने आपको बता दी है, ये आपको पता ही है कि प्रीलिम्स का कॉल लेटर कलेक्ट नहीं होता है,
मेंस का कलेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में सिविल स्कोर का आपको बेसिक आइडिया होगा ही। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओबीसी वाले ज़रूर एक बार ध्यान रख लें कि वो क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं कि नॉन क्रीमी, क्योंकि नॉन क्रीमी वाले जो होते हैं वो ही ओबीसी कैटेगरी में आ सकते हैं। जो क्रीमी लेयर वाले होते हैं वो ओबीसी नहीं, उनको जनरल कैटेगरी में आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होता है वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है 2024-25 का ही होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। सेम ओबीसी के लिए भी अप्रैल 1 24 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे पुराना नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट का भी इन्होंने लिखा हुआ है जो नीड होता है, जैसा नीड होता है, ठीक है। बाकी बेसिक क्वेश्चन है। अब वैकेंसीज कितनी आई है, तो अगर आप जनरल हो जैसे कि मैं हूँ, 240 वैकेंसीज ही हाथ में, 600 भी नहीं है। तो 240 काफ़ी कम वैकेंसीज होती है, पता नहीं क्यों करा है इन्होंने, क्या चाहते हैं ये, सबको क्लर्क ही बना के मानेंगे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है इन लोगों का। खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है प्री एग्जामिनेशन का है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 8 से 5 मार्च तक प्री एग्जामिनेशन है। मेंस एग्जामिनेशन अप्रैल में, टाइम डिसेंट मिल गया, ठीक है। जहाँ हम सोच रहे थे कि फेब या मार्च में लगेगा मेंस, हमको अप्रैल मई का बोल रहे हैं। तो इसका मतलब होता है अप्रैल लास्ट वीक में लगने के चांसेस है मेंस एग्जामिनेशन की, ओके। क्योंकि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में ये बोल रहे हैं मेन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आएगा। तो मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर आने के आई गेस 7 दिन बाद या 14 दिन बाद में ही होता है जनरली एग्ज़ाम। तो यस, अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा मेंस का। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट की भी इन्होंने दे दी है, फाइनल रिजल्ट भी दे दी है, और मई जून बेसिकली जुलाई में जाके पोस्टिंग हुई सीन है जो क्लर्क का होगा, ओके। एज का आप सब जानते ही होंगे, 21 to 30 ईयर्स का होता है, और एज काउंट होगी आपकी 1 अप्रैल से, तो ये भी आप ध्यान रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीयू अकेला एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 60% का क्राइटेरिया नहीं होता है, तो आपकी 60 से कम भी है तो भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइनल स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। नीचे रिजर्वेशन की बात हो गई, ये सब हम नोटिफिकेशन में देख ही लोगे क्या है क्या नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट बात हमको करनी है पैटर्न की। तो सबसे बड़ा पैटर्न में जो चेंज आया है वो ये आया है, जहाँ पे पहले इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते थे, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35, वहीं पे इंग्लिश के अब 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लिश में अच्छे हैं उनको यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ये इतनी खुशी की बात नहीं है, ये मैं आगे समझाऊंगा। इतना अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि आप देखो जनरली हम जब प्री के मॉक्स देते हैं या प्री का एग्ज़ाम देते हैं तो 20 मिनट्स के अंदर हमको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि हम 20 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस करें। हम ये 30 भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, नाउ दे वांट 40 क्वेश्चंस। इसका मतलब एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इंग्लिश का जो लेवल होगा, जो पहले पीओ एसबीआई पीओ के मॉक्स में आता था, उससे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई एवरेज भी है ना इंग्लिश में, वो भी यहाँ पे स्कोर कर पाएगा। तो ये इंग्लिश जिनको आती है उनके लिए तो अच्छा है ही, जो एवरेज है उनके लिए भी अच्छा है कि वो भी स्कोर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 मिनट में अगर वो 40 क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं आपसे, दैट ओनली मीन्स कि इंग्लिश का लेवल दे विल हैव टू रिड्यूस, और कोई तरीका नहीं है, वो लेवल सेम रख के अटेम्प्ट करवा ही नहीं सकते, ठीक है। अब जहाँ तक मैथ्स रीजनिंग की बात आ गई, 5 क्वेश्चन का रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब बहुत हल्का हल्का माइन्यूट सा लेवल बढ़ सकता है या फिर लेवल शायद सेम भी रहे, ओके। लेकिन एक चीज़ ये होगी कि जो प्री की कट ऑफ होगी ना, वो जनरली कितनी जाती थी, अराउंड 60 जाती थी, इस बार बढ़ेगी, कट ऑफ विल शूट अप। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज ही 600 है, तो उनको बहुत कम बच्चे ही उनको पहुंचाने होंगे मेंस में। तो मेंस में कितने बच्चे पहुंचेंगे? अराउंड 10 टाइम्स, आप देख सकते हो 10 टाइम्स मतलब हो गया 6000 स्टूडेंट्स ओनली। सिर्फ इतने बच्चे मेंस के अंदर पहुंचेंगे, और सिर्फ अगर इतने बच्चे पहुंचेंगे इसका मतलब बहुत क्लियर होता है कि इनको कट ऑफ बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेगी। कट ऑफ विल शूट अप, नो मैटर वॉट, इट विल शूट अप। प्री की कट ऑफ बढ़ेगी, क्लरिकल की जैसी जाती होगी ना उस टाइप से जा सकती है, ठीक है। मतलब आप देखने को मिल सकता है कि शायद 70 चली जाए, 75 चली जाए, देर आर चांसेस, डेफिनेटली देर आर चांसेस। पेपर का लेवल इन्होंने टफ रखा तो नहीं जाएगी, तो सो हो सकता है कि 65, 66, 70 ऐसे कुछ रुक जाए। लेकिन पेपर का लेवल भी इन्होंने ज़्यादा टफ नहीं रखा,
तो इट विल शूट अप 70, 75, 80, जो भी कुछ भी हो सकता है। नाउ अब हम बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम की, ठीक है। एक मिनट, इसको वापस से इरेज कर लेते हैं एक बार। ओके, हो गया साहब, बड़ा मुश्किल है इसको संभालना, एक मिनट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की, जो कि बहुत बड़ा मेजर चेंज हो चुका है, पर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। देखो, प्री में तो सेक्शन कट ऑफ होता नहीं, मेंस में सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने कर दी, सेक्शनल कट ऑफ कर दी, इंट्रोड्यूस। जैसे मुझसे ही पूछो तो मैं खुशी इस बात से रहता था कि मेंस देने को मिलेगा, सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, मज़े आएंगे, ये करके इन्होंने यहाँ पे बैंड बजा दिया, ठीक है। जो भी इंग्लिश में अच्छे थे, जैसे मैं ही कह लूँ, मैं भी ठीक हूँ इंग्लिश में, नॉट बहुत टॉपर टाइप्स, लेकिन अबव एवरेज हूँ, तो मेरे को भी यहाँ दिक्कत हो गई। क्यों? कि मेरे 20 मार्क्स जो हाथ में थे वो सीधे सीधे गायब हो गए मेरी ज़िंदगी से, मुझे दुख दे गए वो, ठीक है, वो रहे ही नहीं, मतलब उन्होंने ये हाल कर दिया। अब देखो, रीजनिंग इन्होंने 40 क्वेश्चंस 60 मार्क का रखा है। पिछले साल क्या होता था, 40 क्वेश्चन से आते थे लेकिन 50 मार्क्स का आता था। डीआई इन्होंने 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रखा है। लास्ट ईयर क्या था, 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे, तो 10-10 नंबर यहाँ बढ़ गए। जनरल अवेयरनेस इन्होंने 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रखा है, और लास्ट ईयर भी यही था, लेकिन 50 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इंग्लिश की बात करें तो इन्होंने दिए 40 क्वेश्चन, मार्क्स कितने कर दिए, 20। मतलब 40 क्वेश्चंस करने हैं लेकिन मार्क्स आपको मिलेंगे 20, कि हाँ ठीक है, ये लो, शगुन का आधा नंबर हर क्वेश्चन का आपको फ्री में दिया जाता है। तो 40 क्वेश्चन आपको दिए 20, और लास्ट ईयर क्या था, 35 क्वेश्चन आते थे आई गेस, और 40 मार्क्स का इंग्लिश होता था। तो ये प्लस पॉइंट यहाँ रहता था इंग्लिश वालों को, कि वो 40 मार्क्स यहाँ से निकाल लेते थे। आई मीन 40 नहीं निकलते, लेकिन 25 मार्क्स तक वो निकाल लेते थे यहाँ से। अब एक और मेजर चेंज जो हुआ है वो हुआ है डिस्क्रिप्टिव में लेटर ऐसे, दोनों का दोनों रिमूव हो गया, हटा दिया इन्होंने, गायब कर दिया, कि हो गया, बहुत लेटर ऐसे खेल लिया हमने, अब हमें मज़े नहीं आ रहे तुम्हारे लेटर ऐसे चेक करवाने में। बहुत लोगों ने डिस्क्रिप्टिव के टेस्ट कर लिए, सब कर लिए, रट के बैठे हो, अब नहीं आ रहे मज़े हमको, बहुत पक गए अब हम कुछ नया लाएंगे, हम तुमसे ईमेल लिखवाएंगे, हम रिपोर्ट्स लिखवाएंगे, सिचुएशनल एनालिसिस करवाएंगे, प्रोसेस राइटिंग करवाएंगे, बस सब करेंगे हम तुम्हारी। लैंग्वेज नहीं बोलना चाहता मैं। जहाँ तक बात है, ये एक चीज़, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रोसेस राइटिंग, इन चारों चीज़ें मुझे पता है क्या होती है। आप कहोगे मैं एक वीडियो ला दूंगा इन चारों के ऊपर, कि ईमेल्स कैसे लिखने होते हैं, कोई सैम्पल होगा तो ला दूंगा, रिपोर्ट्स कैसे बनानी होती है, सैम्पल होगा तो मैं ले आऊँगा, सिचुएशन एनालिसिस में पूछा क्या जाता है, किस तरीके से हमको चीज़ें लिखनी होती है। ये बेसिकली आपने शॉर्ट एनालिसिस सुना होगा ना, उस टाइप की चीज़ है, कि इसमें हम स्ट्रेंथ लिखते हैं, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, वो सब चीज़ें इसमें लिखते हैं, उस टाइप की चीज़ें। प्रेसिस राइटिंग में कोई भी पैराग्राफ होगा, उसको हमको छोटा सा बनाना होता है, 1-2 पेजेस में, ऐसा कुछ रहता है। तो आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर के चेंज के ऊपर, और क्या क्या चीज़ें आएगी। तो वो आप अगर कमेंट करोगे, मुझे ज़्यादा कमेंट नीचे मिलेंगे तो ही ये चीज़ मैं करूँगा, ठीक है। 1-2 बच्चों के लिए मतलब नहीं है, ज़्यादा बच्चे चाहेंगे तो आई डेफिनेटली डू इट। तो कमेंट करना आपका काम है इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो एक काम ये हो गया, तो अब आपको जैसे समझ में आ रहा होगा बहुत क्लियरली कि चेंजेस हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं। कंपटीशन की बात जहाँ तक है, कंपटीशन विल डेफिनेटली बी हाई, हाई रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहले 155 क्वेश्चन आते थे, 170 क्वेश्चन आ रहे हैं। मार्क्स का स्कीम वही है, 200, 250, यही 250 मार्क्स आपके फाइनल रैंकिंग में 75 में कन्वर्ट होते हैं, और जो इंटरव्यू होता है वो 25 में कन्वर्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू मिला के, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ की, हाँ ये भी बता देता हूँ कि जैसे ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जो होता है ना, उनका वेटेज ऐसे रहता है, ग्रुप एक्सरसाइज हमारा 20 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू हमारा 30 मार्क्स का होता है, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, वो आगे की बातें हैं। पहले पैटर्न जानना ज़रूरी था, आपका समझना ज़रूरी था। अब आप पूछोगे टैकल कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज हैं, मैंने देखा बहुत बच्चे कन्फ्यूज हैं, कैसे करें, क्या नहीं करें, क्या नहीं। अब ये देखो, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वैकेंसीज़ के 3 टाइम आएंगे इंटरव्यू में, इसका मतलब मेंस के अंदर पहुँचेंगे 6000, उन 6000 में से इंटरव्यू के अंदर पहुँचेंगे सिर्फ 1800 स्टूडेंट्स, मतलब जी ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू में सिर्फ 1800,
क्योंकि 600 वैकेंसी, उन 1800 में से 600 सेलेक्ट होंगे, ये रहेगा। तो कंपटीशन नो डाउट बहुत हाई जाएगा, डेफिनेटली हाई जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की होती है, इंटरव्यू 30 का होता है। आप फिर भी मेरे से पूछोगे ग्रुप एक्सरसाइज में मेरे साथ क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप एक्सरसाइज में दो चीज़ें कराते हैं। एक, आपको ग्रुप के साथ बैठ के डिस्कस करना होता है, पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, अरेंज करना होता है, उस अरेंज करने के बाद में आपको आपस में एक हेल्दी डिस्कशन होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हुई थी। तो मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं अकेला एक तरफ था और मेरे अगेंस्ट में 8 लोग थे। ठीक है, 9, और आई गेस 3 या 4 लोग ऐसे थे जो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो मैं अकेला इन 8 से लड़ रहा था उस टाइम पे। मेरा अलग ही सीन था, मतलब मज़े आ रहे थे खैर। और एक तरफ आपको टॉपिक दिया जाता है, इंटरव्यू वही बेसिक इंटरव्यू होता है। ग्रुप एक्सरसाइज में मार्क्स जनरली सबको मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। बट इफ़ यू डोंट स्पीक एनीथिंग, इफ़ यू डोंट से एनीथिंग, वहाँ पे बैठे हो चुपचाप साइड में, तो यहाँ पे आप भूल जाओ, आपको 10 मार्क्स देंगे, 12 मार्क्स देंगे, रोक देंगे, कम हो जाएंगे। तो बोलो, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, बोलना होता है। ये बात की चीज़ें हैं, मैं समझा दूंगा धीरे धीरे, आगे की चीज़ें हैं, जब वो टाइम आएगा तब देखेंगे। खैर, तो वही है कि सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस हो गया है, सेक्शंस चेंज हो गए हैं, एंड पूरे का पूरा पैटर्न बदल दिया है इन्होंने। आई डोंट नो किस टाइप के एग्ज़ाम में बनाना चाह रहे हैं और क्यों बनाना चाह रहे हैं, बट आई गेस ठीक है, सीखेंगे, नई चीज़ें आएंगी तभी सीखेंगे, एंड तभी मज़ा भी आएगा करने में। तो अब आपको क्या करना चाहिए, देखो। हम्म अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यार ये यहाँ पे इतना हैंग क्यों करता है। एसबीआई क्लर्क की अगर तैयारी कर रहे हो, मेरा आपके लिए, अगर मेरे से पूछोगे, मेरी एडवाइस रहेगी कि अपना 200 फोकस यहीं पर रखो। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कि मैं एसबीआई क्लर्क भी कर लूँ, एसबीआई पीओ का भी मैं कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, टाइम ही नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा अगर एसबीआई क्लर्क की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो वो उससे रिलेटेड ही मॉक्स दे रहा होगा, उससे रिलेटेड सेक्शन दे रहा होगा, उससे रिलेटेड पीडीएफ कोर्स कर रहा होगा, एग्जाम वाइज पीडीएफ ये वो कर रहा होगा। अब इसके साथ में अगर एसबीआई पीओ का आप चलाने की सोचोगे, ठीक है, इसके साथ में एसबीआई पीओ को अगर चलाने की सोचोगे, तो आप मुझे खुद बताओ कि आप जो यहाँ मेहनत कर रहे थे, उतनी ही मेहनत आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें क्या आप साथ में चला पाओगे। लोग कहते हैं कि साथ में लेके चलना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करता अगर सब कुछ पैटर्न सेम रहता और वो रहता ये रहता, तो मैं सजेस्ट कर देता। बट आप ऐसे समझो कि पैटर्न बदला है इन्होंने, ये डिफ़िकल्ट रहेगी ही रहेगी चीज़ें। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है पढ़ने में, ऑलरेडी उसको पता है कि एस बी आई क्लर्क तो यूँ निकाल लूँगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर वो एस बी आई पी ओ की प्रिपरेशन उठा सकता है डायरेक्टली। और एस बी आई क्लर्क के वो सिर्फ प्री और मेंस के मॉक्स दे सकता है, जब भी उसको टाइम मिले। करंट अफेयर्स दोनों में सेम रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन एस बी आई क्लर्क इस साल की ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो अगर हो सके तो आपको 200% ध्यान देना चाहिए इधर, 200%। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ होती है, पता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ ये होती है एग्ज़ाम के अंदर कि अगर आप दोनों की चीज़ें करोगे, लोग मतलब ठीक है, सब मुझे पता है, लोग कहेंगे कि हम साथ में भी टैकल करेंगे, साथ में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम तो साथ में भी निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है एंड एवरीथिंग। निकाल लोगे, बहुत अच्छी बात है, निकाल लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में मैटर करता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब मुझे आप ये चीज़ बताना कि मान लो आप एस बी आई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आप एस बी आई पी ओ की तैयारी कर रहे हो, आप आधा इधर से कर रहे हो कुछ कुछ, आप आधा इधर से कर रहे हो कुछ कुछ, ठीक है, दोनों तरफ से आधा आधा चल रहा है, लेकिन आप कहीं भी कॉन्फिडेंट नहीं रहे। एक तरफ आपको लग रहा है मेरी तो तैयारी 60% हुई है, एक तरफ लग रहा है कि यार यहाँ तो 40 ही हुआ, लेकिन कहीं से भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, पूरी तैयारी नहीं है, तो यहाँ आपका गिरेगा कॉन्फिडेंस। तो जिस मोमेंट पे आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, उस मोमेंट पे आप समझो आपके मार्क्स गए, सिलेक्शन गया। तो गलती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लर्क में डेडिकेटेड अभी तक पढ़ते आ रहे हो, तो प्लीज़ गिव इट योर टाइम टू क्लरिकल एग्जाम इट सेल्फ, एस बी आई क्लर्क इट सेल्फ, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम पास में है, फेब में एग्ज़ाम है। ठीक है, ये एग्ज़ाम लेट है, आप समझना मेरी बात बहुत अच्छे से, ये एग्ज़ाम लेट है, ये आप क्लरिकल देने के बाद भी इसके अंदर इंडल्ज हो सकते हो, फोकस कर सकते हो, लेकिन अभी आपका पूरा ध्यान क्लरिकल रहना चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज है, सिलेक्शन लेने का चांसेस बहुत अच्छा क्लरिकल में है इस साल। ठीक है,
तो आपको अपना इनपुट आउटपुट रेशियो भी देखना पड़ेगा कि मुझे फ़ायदा ज़्यादा किस तरफ हो रहा है। क्या मुझे दोनों तैयारी साथ में लेने में हो रहा है कि क्या मैं डेडिकेटली एक एग्ज़ाम उठा लूँ उसको लेने में हो रहा है। मैं कहूँगा डेडिकेटली एक एग्ज़ाम आप उठा लो, उसमें आपको फ़ायदा होगा। दो के पीछे मत भागो। फेब में प्री है SBI क्लर्क का, ठीक है। सॉरी मेरी स्क्रीन थोड़ी सी ग्लिच मार रही है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही मार रही है, तो सो अवॉइड दैट। फेब में है आपका, ठीक है। रुक जा मेरी स्क्रीन, रुक जा, ख़राब हो गई है काफ़ी ज़्यादा। खैर वीडियो इतनी ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, ओके। तो मैंने मेन चीज़ आपको समझा दी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बेसिक सा आइडिया है यहाँ पे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 250-50 में कन्वर्ट होगा, 75-25 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मेंस एग्जामिनेशन 250-75 में कन्वर्ट होगा और 50-25 में कन्वर्ट होगा। ऐसे आपके 300 मार्क्स 100 मार्क्स में कन्वर्ट होते हैं और 100 में से फिर कट ऑफ बनती है, जो फाइनल कट ऑफ आती है ना 41, 42, 43 उस टाइप से। बाकी अपने स्टेट से एग्ज़ाम दो, ऐसा कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं अब इसमें। अपने स्टेट से एग्ज़ाम दो, फॉर्म ढंग से भरो, और यहाँ पे बेसिक पे दिया हुआ है कि अराउंड 48,000 बेसिक पे होता है इसका। बाकी सब चीज़ें जुड़ती है वो, ये सैलरी तो जो है ना इसकी वही है। और मुंबई में ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है सिटी से, तो वो दिया हुआ है कि 18.67 लाख्स। तो ये मुंबई का है, ये दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए दिया, देखो कितना है। लेकिन जनरली बाकी स्टेट्स में इतना नहीं होता है, बाकी स्टेट्स में अराउंड 12-11 ऐसा रहेगा, ओके। 2 लाख्स का बॉन्ड रहता है, एप्लीकेशन फ़ी 750 है, एंड SC ST PWD के लिए कोई भी नहीं है। ये प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के बारे में है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कैसे करना है उसके बारे में है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन, मेक श्योर कि आप गलत ना भरें, जैसा दिया हो वैसा ही भरें। इंक विंक का देख लेना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन किस इंक से लेना है, क्या लेना है, अगर लिखा हो तो पेन साइन किससे लिखना है किससे नहीं लिखना है, वो सब चीज़ें ढंग से देख लेना। सब इसमें दिया हुआ होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स इट आई गेस, ख़त्म हो गया है। यहाँ पे सेंटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब यहाँ पढ़ लेना, ये सब चीज़ें ये इन्होंने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या होना चाहिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो है वो किस चीज़ पे होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए आपकी, रिसेंट होनी चाहिए। सिग्नेचर जो होता है वो आपको देखो विथ ब्लैक पिंक इंक पेन, ठीक है, वाइट पेपर पे, तो ब्लू से मत भरना कोई भी, ब्लैक इंक पेन है सिग्नेचर। तो ये चीज़ें देखनी होती है, ढंग से देखना, उसके बाद भरना। और मेरा अगेन सजेशन वही रहेगा, एग्ज़ाम जो पास पे उस पर फोकस करो, इधर उधर इंडल्ज मत होना। 100% कॉन्फिडेंट एक एग्ज़ाम में रहोगे तो सिलेक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। दो तरफ अगर भटकोगे तो आधी तैयारी इधर की हो रखेगी, आधी हो रखी, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा और आते हुए भी चीज़ें गलत होगी। तो एक पे स्टिक हो जाओ, जॉब लेने का चांस जहाँ ज़्यादा है ना उधर ध्यान दो। परेशान मत हो कि हम घुस जाएँ एकदम ही कि भाई SBI PO भी साथ में करेंगे हम, तो नहीं, मत हो परेशान। इस बार इन्होंने बहुत बड़ा चेंज करा है। आप SBI PO में बाद में भी इंडल्ज हो सकते हो, एक बार अपना SBI क्लरिकल का मेंस ख़त्म करके इंडल्ज हो सकते हो, ठीक है। लेकिन SBI क्लर्क का मेंस नहीं निकला ना तो कॉन्फिडेंस इतना गंदा गिरेगा ना कि SBI PO वैसे ही ख़राब हो जाएगा, है ना। आपको मेंस देते ही समझ में आएगा आपका निकल रहा है नहीं निकल रहा। तो इस कॉन्फिडेंस से देना है SBI क्लरिकल, इतनी तैयारी करनी है अच्छे से कि SBI क्लरिकल मेंस के सेंटर से जब आप बाहर निकलो तो आपको पता होगा मेरा सिलेक्शन हो रहा है, बात ख़त्म। और उस कॉन्फिडेंस से आप आके SBI PO दो, तो आप देखोगे कि लक इतना फेवर में आएगा ना आपके, इस कॉन्फिडेंस से आपको ना SBI PO में भी शायद आप निकल जाओ। तो मेरी बात ये ध्यान रखना आप सब। बाकी ऑल द बेस्ट, हमने पूरा डिस्कस कर लिया है नोटिफिकेशन अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। तो SBI को याद रखो, SBI में मोस्ट वेलकम, एंड टेक केयर। बाकी जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।